हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। ओके, एमसीक्यू आप लोग को सॉल्व करा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि पेपर कैसे अटेंड करना है। तो आप इसका एमसीक्यू का वीडियो देख लेना बच्चों, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ओके, फिर मैं एक बार दिखाता हूँ आपको एमसीक्यू, आप देख लो, फिर मैं आपको मेन सॉल्यूशन बताऊँगा आज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि टू मैग्नीफिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक तरंगे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। ओके, वाई, रीजन पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नीफिल्ड इज एन गिवन रीजन रिप्रेजेंट ड्रॉ द डायग्राम सपोर्ट योर आंसर। ओके, तो पहले का आंसर करते हैं बच्चों। आप जानते हो कि दो मैग्नीफिक लाइन एक दूसरे को काटेगी तो दो डिफरेंट डायरेक्शन देगा एक समय में, जो नामुमकिन है। ओके, तो ये हो नहीं सकता। ओके बच्चों, दो मैग्नीफिक लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक साथ दो डायरेक्शन देना नामुमकिन है। क्योंकि आपसे मैं बोलता हूँ कि आप अभी अब घर पे हो, अब मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं और पे, तो नहीं हो सकता ना एक वक्त, एक टाइम पे दो जगह नहीं हो सकती ना आप। इसलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर intersect to each other therefore because will be two direction simultaneously भी कह सकते हैं of the same time in the same field it is not possible। ओके, मल्टीवर्स में हो सकता है मगर इसी यूनिवर्स में नहीं हो सकता बच्चों। पहला का हो गया। दूसरा, एक बार फिर से देख लो आप क्वेश्चन, फिर समझाता हूँ। कह रहा है कि हाउ यूनिफॉर्म मैग्नीफिक लाइन गिवन रीजन रिप्रेजेंट ड्रॉ द डायग्राम सपोर्ट योर आंसर। तो कोई भी चीज़ में मैग्नीफिक लाइन जो जनरेट होता है वो यूनिफॉर्म इसलिए होता है बच्चों क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होता है, रीजन यही है। ओके, तो ये मान लो कि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो यहाँ से मैग्नीफिक लाइन ऐसे जनरेट होता है और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे एंड यहाँ से ऐसे। ओके, यहाँ से ऑरिजिनेट होता है बच्चों। मैं पहले भी करा चुका मैग्नीफिक लाइन के ऊपर क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनेट होता है, यहाँ पे टर्मिनेट होता है। ओके, और इसके अंदर जो फिल लाइन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, तो यूनिफॉर्म होता है अंदर, इस टाइप का, इस तरीके से होता है बच्चों। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है और बताना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ पैरेलल lines that are equally spaced apart to each other ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक बार देख लो, आपसे समझाता हूँ आप। ओके, कोई एक करते हैं जो इजी है बच्चों, ये आप लोग ट्राई करना, मैं ये आपको समझाता हूँ। ओके, कह रहा है गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इन वर्ड्स इन रेजिस्टर 2 ओम। देख सकते हो कि आपकी सर्किट जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम होता, चाहे इसकी बात करूँ या इसकी बात करूँ, तो दोनों में पावर सेम होगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हमें दो रेजिस्टेंस रखा है, R1 1 ओम, R2 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम, तो R1 प्लस R2 होगा बच्चों, तो 1 प्लस 2 3 ओम। ओके, एंड वोल्ट हमें दे रखा है 6 वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला जानते हो, V इंटू आई होता है बच्चों। V 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये? ओके, हमें करंट निकालना पड़ेगा पहले।
ये पावर का फॉर्मूला होता है, इसको यूज़ करते हैं। ओम्स लॉ जानते हो आप क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। ओके, इक्विवेलेंट हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो इसे हम करंट निकाल लेते हैं, पूरे सर्किट में करंट कितना होगा। तो V की वैल्यू कितना दे रखा है हमें 6 एंड I हमें निकालना है, R हम निकाल चुके 3। ओके, ये कट जाएगा, 2 आएगा, तो करंट कितना आ गया बच्चों 2 एम्पेयर। अब हम पावर निकालें तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। क्योंकि इसमें दो रेजिस्टेंस में कह रहा है बच्चों कि कह रहा है कि यहाँ पे पावर क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि सर्किट हमारा सीरीज है, तो सीरीज में करंट क्या होता है सेम होता है चाहे कोई भी रेजिस्टर हो, तो पावर भी क्या होगा सेम होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा V इंटू आई, और V की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और करंट क्या निकाला 2, तो क्या आ गया 12 वाट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन देख लो आप, फिर समझाता हूँ आपको। A ray light fall making the angle incident theta on the surface of glass slab. Draw the label diagram show in path. Also mark the lateral displacement. देखो बच्चों, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करते हैं तो उसका पाथ हल्का सा लेटरली डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, और वो ओरिजिनल पाथ से नहीं पास करता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है उसमें दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने में ज़्यादा समय लेता है। ओके, तो ज़्यादा समय लेने के लिए उसका स्पीड ऑफ लाइट जो होता है एक्चुअल में रिड्यूस हो जाता है। अगर एक्चुअल में ज़्यादा समय लेता है वो ट्रैवल करने में, रिड्यूस नहीं होता है, स्पीड उसकी वही रहती है। तो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ ये बात। देखो, क्वेश्चन नंबर 23, एक ग्लास स्लैब है। ओके, ये हमारा हो गया ग्लास मीडियम, जिसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ओके, इसको हम डेंसर मीडियम भी कहते हैं बच्चों। और ये मीडियम हमारा हो गया एयर मीडियम। यहाँ से लाइट आ रहा है इंसिडेंट, ये हो गया इंसिडेंट रे। ओके, यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा था, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल थीटा। ओके, अब यहाँ से लाइट पास करता है तो क्या होता है बच्चों, ये स्लाइटली टूवर्ड द नॉर्मल चला जाता है ये। ओके, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये यहाँ से इसको इमर्जिंग एंगल कहते हैं हम। ओके, और यहाँ एक्चुअल में लाइट कहाँ से पास करना चाहिए था, यहाँ से पास करना चाहिए था। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी पार्ट को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, ये मीडियम चेंज होने के कारण पाथ इसका डाइवर्ज हो जाता है। ओके, एक्चुअल में यहाँ से निकलना चाहिए था मगर लाइट यहाँ से निकलता है बच्चों। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 24। एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको। In which region brain is medulla and cerebellum located? ओके, तो मेडुला और सेरेबलम कहाँ पे लोकेट होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो मेडुला जानते हो जो प्रोटीन पार्ट होता है ब्रेन का, उसे मेडुला कहते हैं। सॉरी, जो नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसमें 3 पार्ट होता है, पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला। ओके बच्चों, और सेरिबेलम जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है पूरे ब्रेन का। थोड़ी बहुत बताता हूँ आपको, डायग्राम तो मेरा अच्छा नहीं होता है बच्चों, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, थोड़ी बहुत समझाने की। ये मान लो कि हमारा ब्रेन का डिफरेंट पार्ट है, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ओके, ये हमारा पार्ट होता है पोन्स, ये होता है नीचे वाला पार्ट मेडुला। ओके, और ये होता है स्पाइनल कोड। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, जो मेडुला का फंक्शन होता है वो जनरली हमारा जो वाइटल प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। मेडुला का पहले बताता हूँ आपको, मेडुला क्या करता है। मेडुला हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग रेट, एक तरह का मान लो कि ये इन्वॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर।
ओके, सेरिब्रम का काम होता है, ब्रम का काम होता है वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करना, वॉलंटरी एक्शन लाइक राइटिंग, वॉकिंग, मूवमेंट, वॉकिंग एक्सेट्रा। ओके बच्चों, ये हमारा सेरिब्रम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है बच्चों, मगर आप समझ जाओ जो समझाना चाहता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार पढ़ लो, आप फिर समझाता हूँ। Mention the pathway of urine in our bodies, starting from the organ of its formation or excretion. What will be happen if the tubular part of the nephron does not work properly? ओके, पहला कह रहा है कि यूरिन हमारे बॉडी में कहाँ फॉर्मेशन होता है और कहाँ से पासेस करता है, एक्सक्रेशन सिस्टम में। ओके, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर मान लो कि हमारा जो नेफ्रॉन है वो सही से काम ना करे तो क्या होगा। ओके बच्चों, ये 2 क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों समझ सकते हो इजी। ओके, तो इतना भी टफ नहीं होता है इंग्लिश, तो आप जानते हो। पहले पासेस समझाता हूँ फर्स्ट पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 25, द पाथवे ऑफ यूरिन इन द किडनी। ओके, ये हमारे किडनीज में होता है। और दूसरा पार्ट होता है यूरेटर, फिर होता है हमारा ब्लेडर जहाँ पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं इसको हम। और फिर यूज हो जाता है तो यूरेथ्रा जो एक ट्यूब होता है जो हमारे पेनिस से कंट्रोल होता है, ठीक है, वहाँ से पास हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा यूरेथ्रा। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप फ्लो चार्ट से समझाओ तो सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस, फिर हमारा किडनी होता है, फिर हमारा बच्चों होता है यूरेटर्स, ठीक है, फिर आता है ब्लेडर जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर या पेशाब की थैली भी कहते हैं इसे हिंदी में। और फिर यूरेथ्रा जो होता है, पैसेज होता है जो हमारे पैसेज में होता है, यूरेथ्रा। और फिर यहाँ से हमारा यूरिन बाहर आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट से भी समझा सकते हो एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, इसमें एक और बात बोला गया है, दूसरा पार्ट इसका क्वेश्चन में, कि अगर हमारा नेफ्रॉन सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा। तो नेफ्रॉन नहीं करेगा तो जो नाइट्रस वेस्ट होता है बॉडी में स्टोर होना चालू होगा और ये क्या करेगा, हमारे किडनी को डैमेज कर देगा। ओके बच्चों, ये सिंपल आंसर दे सकते हो आप। तो इसका दूसरा पार्ट है, इफ नेफ्रॉन डज नॉट वर्क properly, the body may not able to filter waste and it slowly damaged our kidney या renal। ओके, किडनी एंड रेनल, ये रेनल को डैमेज करेगा धीरे धीरे बच्चों, फिर हमें आर्टिफिशियल डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 ये केमिस्ट्री से। एक बार देख लो आप, फिर समझाता हूँ आप लोग को। ओके, ये सारे हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बनाना है इसका, और इसका बैलेंस भी करना है। कह रहा है सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट इन insoluble बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 26 फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, बेरियम क्लोराइड है हमारे पास, ये एक्वस फॉर्म में, इसको रिएक्ट किया हमने किसके साथ,
एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। ओके, एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम का Al फार्मूला होता है, इसकी 3 वैलेंसी होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई रहेगा, और सल्फेट की 2 वैलेंसी होती है, तो Al2SO4 3। ओके, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है, तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये हमेशा बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब इसको बैलेंस करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लोरीन कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब बेरियम हमारा 3 हो गया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो तो ये बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। पहले आप रिएक्शन देख लो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट कह रहा है बच्चों कि एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विद स्टीम इट गिव द एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, एल्युमिनियम मेटल को हम रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, तो ये हमें क्या देता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, और इसको बना के हमें बैलेंस करना है। तो एल्युमिनियम जानते हो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो स्टीम फॉर्म में क्या होगा, गैस होगा, तो हमें क्या देगा, ये हमें देगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, गैस फॉर्म में देगा ये। ओके, तो हमें चेक करना है क्या ये बैलेंस है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। ओके, और यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब ये बैलेंस है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 सी सेक्शन का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको। ओके, क्या है, द pH of the sample of tomato juice is 4.6, how is this juice likely to be taste, give reason। इसका टेस्ट कैसा होगा, रीजन देना है क्यों। ओके बच्चों, तो यहाँ पे pH वैल्यू कितना है टोमेटो का, pH वैल्यू है 4.6, तो हमें मालूम चल गया इसका टेस्ट क्या होगा, इट इज sour taste बिकॉज एसिडिक मीडियम। ओके, हम ये जानते हैं कि एसिडिक मीडियम का टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है, तो ये रीज़न हो गया। सिंपल क्वेश्चन था ये, 1 नंबर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है, हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इन टर्म ऑफ आयंस फॉर्मेशन। तो आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है वाटर के अंदर। ओके, और ये H+ आयन देता है, और वीक बेस होता है तो वो उसका डिसोसिएशन पावर जो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो पूरी तरह से पानी में डिजोल्व नहीं हो पाता है, और ये हमें आयन देता है, OH- देता है। बच्चों बताता हूँ आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, पहले बताता हूँ। इट इज़ कंप्लीट डिसोसिएट का मतलब होता है पानी में घुल जाना या मिल जाना, सेट into ions and gives H+ आयन। ओके, ये H+ आयन देगा बच्चों, ये मेन चीज़ है, और ये मेन चीज़ जो मैंने लिखा है। अब वीक बेस के बारे में बताता हूँ आपको। इट पार्शियली, ये पूरी तरह से नहीं मिलता बच्चों, पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर, स्वेट इन वाटर एंड गिव्स OH- आयन। ओके, पार्शियली, ये मेन चीज़ है बच्चों, हाईलाइट करो जो मेन चीज़ है, इसका नंबर होता है। ओके, कभी का टीचर समझ नहीं पाते तो उसको अंडरलाइन कर दिया करो, तो टीचर क्या होगा, ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, अंडरलाइन से समझ आता है आंसर। थर्ड कह रहा है बच्चों कि द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल एक्यूटिक एनिमल डिफिकल्ट। हाउ। देखो pH वैल्यू गिर जाने के कारण क्या होता है कि जो वाटर की जो pH वैल्यू है वो नीचे चला जाता है, और इसी कारण पानी जो होता है वो टॉक्सिक हो जाता है।
और टॉक्सिन होने के कारण मछली या एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं वो मरना चालू हो जाता है बच्चों। तो इस तरीके से उनका सर्वाइवल रेट क्या होता है, लो हो जाता है। ओके, तो लो पीएच वैल्यू डिक्रीज pH value of water, pH value of water make टॉक्सिक वाटर, ये टॉक्सिक। ओके, ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, एक बार देख लो फिर समझाता हूँ आपको। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है चेंज इन कलर, ठीक है। आपको केमिकल रिएक्शन बताना है जिसमें कलर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। ओके बच्चों, और इसमें कह रहा है मेंशन द कलर चेंज इन टेम्परेचर, मेंशन भी करना है कहाँ पे हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, और कहाँ पे प्रेसिपिटेशन बन रहा है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल ईजी होता है। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं केमिस्ट्री हार्ड होता है बच्चों, ठीक है। थोड़ी बहुत हार्ड कह सकते हैं, बायोलॉजी उसमें लिखना पड़ता है, मगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो कुछ लिखना नहीं पड़ता बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 हमें कलर चेंज का बता रहा है। फर्स्ट चेंज कलर किसमें होता है, देखो बच्चों, अगर आयरन है सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, ये एक्वस फॉर्म में है हमारे पास, तो जनरली इसका कलर होता है ब्लू कलर होता है। ओके, जब इसको हम रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ, तो ये क्या बनता है, आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, और कॉपर। ओके, अब ये कॉपर का कलर जो हो जाता है पेल ग्रीन हो जाता है बच्चों, पेल ग्रीन। ओके, तो ये कलर चेंज का हो गया। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट हो गया बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। तो किस में चेंज इन टेम्परेचर होता है, देखो आपको पता था क्विक लाइम के बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हमने रिएक्ट किया वाटर से, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, ठीक है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, प्लस हमें हीट निकलता है इसमें, ठीक है। इसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं बच्चों, सेलेक्ट लाइम, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, तो इसमें हीट निकलता है बहुत ज़्यादा, हाई हीट निकलता है बच्चों। थर्ड, हमें प्रेसिपिटेट बताना है। ओके, तो देखो बच्चों, हमने क्या किया है, NaCl को रिएक्ट किया, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में, इसको रिएक्ट किया हमने पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, ये हमारा एक्वस फॉर्म में। ओके, तो ये हमें देता है सिल्वर क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, और प्लस हमें देता है ये सोडियम नाइट्रेट। ओके, ये हो गया। ओके बच्चों, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, इसका बनता है सिल्वर क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, आज समझाता हूँ फिर। डिफाइन रिफ्लेक्सेशन। तो रिफ्लेक्सेशन क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास कुछ इमरजेंसी केस होता है तो सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता है, ब्रेन से पहले वो स्पाइनल कोड से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और फिर हम स्टिमुलेट कर लेते हैं चीज़ों को। ओके, तो एक तरह का इनवॉलंटरी एक्शन है। फिर कह रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्सेशन सच एज स्नीजिंग। अगर हमें सडनली छींक आता है तो ये किस तरीके से रिफ्लेक्शन। ओके, तो फ्लो चार्ट समझाना है इसको हमें। तो पहले मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्सेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 29, रिफ्लेक्सेशन is an involuntary response to a stimulus. स्टिमुलस का मतलब होता है अपने आप होना, सडनली होना कोई चीज, that occurs quick without response of brain. ओके, ये होता है हमारा रिफ्लेक्सेशन।
अब फ्लो चार्ट बनाते हैं बच्चों। इसका फ्लो चार्ट क्या होगा? पहले स्टिमुलस होता है, कोई भी चीज़ का स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस का मतलब होना, ओके। फिर ये कहाँ पर जाता है? रिसेप्टर के पास जाता है, रिसेप्टर रिसीव करेगा, रिसेप्टर, ओके। फिर क्या होगा बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन परफॉर्म करेगा, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन का पूरा नेटवर्क है हमारे बॉडी में फैला हुआ। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद क्या होगा? रिले न्यूरॉन होगा, जो वापस सिग्नल को भेजेगा एक्शन करने के लिए। तो रिले न्यूरॉन के बाद होता है बच्चों मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और फिर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्स ऑफ आवर मसल, ओके। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है काम करता है हमारी बॉडी में, ओके। क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन 2024 में आया था बच्चों, सारे के सारे। और जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, मगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स करोगे, ओके। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मगर आंसर तो होता है वही, अगर समझ में आ गया तो आपको, ओके। एक बार देख लो आप। इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी होता है। अब क्वेश्चन है व्हाट आर वेरीगेट लिप्स, क्या होता है? गिव एग्जांपल। वेरीगेट लिप्स क्या होता है? कुछ लिप्स ऐसे होते हैं जो कलरफुल होते हैं, मतलब कुछ पार्ट वाइट होता है, ग्रीन होता है, कुछ रेड होता है, ग्रीन होता है। तो इस टाइप के पत्ते को हम कहते हैं वेरीगेटिव लिप्स, ओके। पहले मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 30। फर्स्ट पार्ट, लिप्स that have more than one color, such as green and white, ग्रीन एंड रेड, कुछ आपने देखा हुआ पौधा ऐसा कि, तो ये इसी को वेरीगेट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका बच्चों, मनी प्लांट आपने देखा होगा, मनी प्लांट हो गया, एंड एक और हो गया क्रोटन लिव्स, क्रोटन लिव्स, ओके। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है व्हेन लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। जब हम कोई भी पत्ते को बॉईल करते हैं अल्कोहल में तो पत्ता का कलर क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है, ओके। और ग्रीन कलर सॉल्यूशन जो होता है हमारा पूरा ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो अल्कोहल उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं बच्चों, ओके। दूसरा पार्ट, कलर ऑफ लीफ टर्न white and color of the solution turns green, okay। थर्ड पार्ट इसका एक पढ़ लो, फिर समझाता हूँ। इन व्हाट फॉर्म इज कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस स्टोर इन द प्लांट, कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होता है किस रूप में प्लांट के अंदर स्टोर रहता है, ओके। तो ये स्टार्च और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर रहता है। वाई इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल क्या होता है? हीट को ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए ये नेसेसरी होता है। हीट ऑब्जॉर्व नहीं करेगा तो खाना सिंथेसाइज नहीं होगा बच्चों, ओके। तो ये रीजन है। थर्ड का पार्ट, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस, carbohydrate produced in the plant in the form of starch and complex carbohydrate
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? फॉर हीट ऑब्जॉर्विंग। ओके, इसलिए जरूरी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार देख लो, समझाता हूँ आपको, थियोरिटिकली है पूरा। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे 3 ट्रॉपिकल लेवल है। ओके, इन द गिवन फूड चेन व्हाट विल द इम्पैक्ट द रिमूव ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। अगर ये आप सेकंड ट्रॉपिक लेवल को सारे ऑर्गेनिज्म से हटा देते हैं तो क्या होगा? ओके, नेक्स्ट कह रहा है इन फूड चेन इफ दे आर प्रेजेंट द बॉडी वेब फूड वेब विल इम्पैक्ट द सेम ऑर्गेनिज्म द थर्ड ट्रॉपिक लेवल अबव द फूड चेन। आंसर है, देखो बच्चों, अगर हम डियर को हटा लेते हैं या जितने भी सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है जो घास खाता है या प्लांट खाता है उसको हटा लेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो प्लांट्स की संख्या बहुत ही से बढ़ जाएगी और ये नेचुरल को बैलेंस भी करते हैं डियर, ठीक है। कई सारे अनवांटेड प्लांट्स को भी खा जाता है डियर या डियर से रिलेटेड जो भी सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में आता है। ओके, अब लॉयन जो हो गया जिसको हम टर्सरी कार्निवोर्स कहते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं उसको, अब इसको फूड नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, हमारे ट्रॉपिक लेवल से ख़त्म हो जाएगा। तो ये नेचुरल, आप जानते हो कई सारी चीज़ों को लाइन खाता है, इससे क्या होता है हमारा नेचर बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे नेचर के अंदर। ओके, तो पूरा जो फूड वेव है डिस्टर्ब हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा बच्चों। ओके, और ये भी देख सकते हैं आप, ये भी इजी है, आपको ये भी समझाता हूँ। अ गैस विच इज़ डेडली पॉइजन फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ द एटमोसफेयर परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शन। ओके, हमारे एटमोसफेयर में एक डेडली गैस पाया जाता है जो हमारे एटमोसफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, तो ये बच्चों ओजोन है। ओके, एक नेसेंट ऑक्सीजन अगर डाइऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट के परसेंट तो O3 बनाता है, जिसको हम कहते हैं ओजोन। ये हाईली टॉक्सिक होता है बच्चों, हाईली टॉक्सिक होता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है। मगर हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहाँ पे देखो, पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर होता है बच्चों, आपको दूसरे पेज में समझाता हूँ। देखो, ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर पहला पार्ट जो हो गया ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है जहाँ पे हम रहते हैं। ओके, दूसरा हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा हो गया मेसोस्फेयर, और चौथा हो गया जिसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर, और लास्ट हो गया एक्सोस्फेयर। ओके, अब यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक अल्ट्रावायलेट रेस जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ओके, तो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है O3। ओके, इसका पूरा एक लेयर है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में जो आने वाले हार्मफुल गैसेस को रोक देता है ये। ओके, तो 1970 के आसपास क्या हुआ था कि कुछ साइंटिस्ट इंग्लैंड से गए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि इस लेयर पे छेद हो रहा है। ओके, और इसके पीछे कारण था CFC गैस, आपने पढ़ा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो नेक्स्ट ये तो हमें मालूम चल गया कि मैंने बता दिया कि कौन सा गैस होता है ये। तो ये ओजोन गैस है O3 जिसका फॉर्मूला होता है नेम द गैस, राइट द फंक्शन, परफॉर्म द गैस। ये भी बता दिया कि इसका फंक्शन क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जॉर्व करता है जो सूरज से निकलता है बच्चों। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ऑब्जॉर्व अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम सनलाइट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, अब इसका क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन हो रहा था, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जिसमें CFC गैस निकल रहा था जो हमारे ओजोन लेयर में छेद कर रही थी, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके बच्चों, इसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके बारे में पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंड द टेकन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चेक द डिप्रेशन लेयर। ओके, तो इसके लिए हमने क्या बनाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये बनाया गया था केम इन 1987। ओके, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, इम्प्लीमेंटेड इन 1989, 2 साल बाद किया गया था। तो इसके कारण ही पूरी दुनिया में जो CFC गैस है या फिर AC और फ्रिज से जो कुछ गैसेस निकलती थी जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्रेशन होता था, उसको एक तरह से बैन कर दिया गया।
ओके, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए, और एक और आपने किताबें पढ़ा होगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो बच्चों ये मुझे आप कमेंट करना क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। ओके, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये मुझे बताना कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कमेंट करके, और ये कब आया था और किस शहर में मीटिंग हुआ था, ये क्योटो कहाँ पे, ये मुझे आप कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार देख लो, आप समझाता हूँ फिर मैं आपको। ये रेज आ रही है पी क्यू एक तरह का इंसिडेंट लाइट है जो प्रिज्म से पास कर रहा है। यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि डायग्राम बनाना है और इमरजेंट बीम शो करना है हमें। ओके, फिर हमसे कह रहा है राइट द फेनोमेनन ऑन द कॉज, कौन सा फेनोमेना होता है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। ओके, और यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट विच कलर ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस इंडेक्स अमंग द 7 विजिबल कलर लाइट, जस्टिफाई योर आंसर। ओके ओके बच्चों, मैं समझ गया, आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 डायग्राम समझते हैं बच्चों। एक प्रिज्म है हमारे पास, ये 3 डायमेंशन होता है। एक इंसिडेंट लाइट आया है, इंसिडेंट रे। ओके, ये क्या करता है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो जाता है इसका। तो अब यहाँ से ये बिल्कुल सिंपल तरीका है बच्चों बनाने का, एंड ये यहाँ से पास करता है। ओके, तो इसको आगे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, हमने एक स्क्रीन लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दिया, इसका नाम है डी। तो इसको हम कहते हैं, इस पार्ट को, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए बच्चों बनाने के लिए। और ये जो लाइट आ रहा है इसको इमर्जेंट रे कहा जाता है, ये जो बाहर निकल गया यहाँ से, इमर्जेंट रे। अब क्या हुआ, यहाँ से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है 7 स्पेक्ट्रम में। ओके, 7 इसमें 1 2 3 4 5 6 1 7 कलर में ये डिसोसिएट हो जाता है बच्चों। यहाँ पे जो फेनोमेनन होता है उसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोला जाता है। ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, सबसे नीचे होता है हमारा विब गोयर, VIBG, विब गोयर, वाई, विब गोयर। ओके, वायलेट, इंडिको, विब बी, ब्लू, ग्रीन, एंड ये होता है। अब क्वेश्चन इसमें क्या है, ये तो डायग्राम को समझा दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, मैंने ये भी बता दिया कि सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन बताना है अब। ठीक है, फेनोमेना में डिस्पर्जन होता है बच्चों। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चों। इसको लिखा जाता है ऐसे भी, साइन आई एंड साइन रिफ्लेक्शन इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू, इसके रेशियो की वैल्यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ये सेकंड लॉ है। अब इसके हिसाब से बताना है, तो आप जानते हो कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा बना रहा है यहाँ से, अगर ये इमरजेंट रे है तो आप देखोगे तो सबसे बड़ा एंगल बना रहा है ये वॉलेट रेस। ठीक है, तो वॉलेट रेस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। इसी कारण इसका जो डिस्पर्जन जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो अमंग द 7 कलर रिफ्रैक्टिव अमंग द 7 विच इज हाईएस्ट, तो आंसर होगा वॉलेट कलर। ओके, और रीजन होगा कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, इसके कारण इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, और इसके कारण स्केटर्ड ज़्यादा होता है ये। तो आंसर होगा इसका वॉयलेट लाइट, वॉयलेट लाइट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक बार पढ़ लो आप, फिर आपको समझाता हूँ। कह रहा है नेम 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाते हैं तो 2
घर में शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए दो अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं या दो डिवाइस यूज़ करते हैं या दो टेक्निक यूज़ करते हैं। ओके, उसको पूछ रहा है आपको। फिर पूछ रहा है एक ओवन है जिसका वोल्टेज इतना रखा है और पावर रेटिंग इतना है, एंड इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट करंट रेटिंग 5 एम्पियर। व्हाट इज रिजल्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड, जस्टिफाई योर आंसर, कैलकुलेट। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा। ओके, तो आप सीख लो, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देता है। जरूरी नहीं कि यही देगा, नंबर चेंज कर देगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ओके, तो बताता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक बार देख लो आप ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टेक्निकल वर्ड पता होना चाहिए आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट सेफ्टी डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं बच्चों घर में अप्लाइंसेस को बचाने के लिए या शॉर्ट सर्किट से, सेफ्टी डिवाइस वो दो यूज़ करते हैं। एक तो हो गया अर्थिंग और दूसरा हो गया फ्यूज़ और अर्थिंग ऑफ द वायर। ओके, फ्यूज़ में जानते हो कि जब ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्यूज़ की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज़ क्या होना चाहिए बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज़ ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो बोर्ड में काम आएगा। पहला, वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, दूसरा क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होनी चाहिए बच्चों, इसका मटेरियल जो होता है, अगर आपसे पूछ लिया कि जो फ्यूज़ बनाया जाता है कौन से मटेरियल का बनाया जाता है, तो जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल का बनाया जाता है। तो ये जिंक हो सकता है या फिर ये हो सकता है कॉपर या फिर ये हो सकता है सिल्वर। ओके, इनका बनाया जाता है। अगर अलॉय यूज़ करते हैं तो अलॉय में हम यूज़ करते हैं लेड और टिन का। ठीक है, दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। ओके बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हम ओवन यूज़ कर रहे हैं और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, पावर रेटिंग इतना है। ओके, और घर पे जो करंट आ रहा है 5 एम्पेयर के आ रहा है, तो क्या कौन सा कैंसिल होगा, तो देखिए मालूम चल गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बच्चों। आपको समझाता हूँ कैसे। ओके, सेकेंड पार्ट इसका, हमें वी दे रखा है 220 वोल्ट। ओके, एंड पावर रेटिंग हमें दे रखा है, पावर रेटिंग 2 किलो वॉट। तो इसको वॉट में चेंज करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2000 वॉट हो जाएगा। ओके, पावर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, V इंटू आई, एंड इसको यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा 2000 अपॉन में 220 इंटू आई की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा बच्चों तो क्या आएगा 2000 अपॉन में 220, ये 0 0 काट दिया, ये 11 एंड ये 100 एंड 11 को 100 अपन में 11। अब इसको डिवाइड करूँगा 9.999 समथिंग आएगा, तो 9.99 रिपीट होता रहेगा ये एम्पेयर, ये आएगा बच्चों। और हमारे पास करंट कितना गिवन है 5 एम्पेयर, तो ये तो फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि इतना हाई रेटिंग करंट चाहिए हमें, और हमारे घर में जो वायरिंग है वो 5 एम्पेयर का है। तो वायर विल बर्न आउट एंड इवन शॉर्ट सर्किट। ओके, इवन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये कंक्लूजन मैंने बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों दिस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 आप देख लो, फिर समझाता हूँ आपको। ओके, कह रहा है नेक्स्ट, पहला कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम होता है या ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है और जिसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। ओके, उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके बच्चों, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये कौन सा ग्रुप है, तो ये हमारा CHO ग्रुप है। तो CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। ओके, एंड ये COOH ग्रुप है, तो इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
What happen when ethanol react with the acidified potassium dichromate solution? Write chemical equation for the reaction. Why the reaction consider the oxidation reaction? Okay, तो इसमें दो चीज़ पूछ रहा है हमसे, एक केमिकल रिएक्शन बोल रहा है और दूसरा कह रहा है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है. ओके, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ. पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 34. पहला आपको समझा दिया मैंने. सेकंड, इसमें क्या था कि इथेनॉल को हमें रिएक्ट करना है. तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH3CH2OH. इसको रिएक्ट किया हमने किसे? इसको हमने रिएक्ट किया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? K2Cr2O7. ओके, और इसको हीट करते हैं हम तो क्या बनता है इससे? इससे एसिडिक एसिड बनता है CH3COOH. देखो बच्चों, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, इसमें डबल ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. तो रीजन क्या होगा हेयर? आफ्टर chemical reaction our product is oxidized, so it is called oxidizing agent. Okay, या oxidation reactions. ओके, या कोई भी कंपाउंड जो होता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन गेन करता है उसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है बच्चों. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कह रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इथोनिक एसिड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड. इथोनिक एसिड जो अभी बना है उसको रिएक्ट करना है हमें किसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो तीसरा पार्ट इसका. ओके, तो ये हमारा CH3 है, इथोनिक एसिड जो बना है हमारा, इसको रिएक्ट किया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ. तो क्या बनता है बच्चों? CH3COONA और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है बच्चों. ओके, ये बैलेंस आप कर लेना. ओके बच्चों, तो ऐसा कुछ बनता है. क्वेश्चन नंबर 35. एक बार देख लो और फिर समझाता हूँ आपको. इसका कोई एक पार्ट करते हैं. 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों और है इजी. ठीक है, ये थोड़ी सी लेंदी है, आप लोग देख लो. ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, और बच्चों की कमेंट ज़्यादा आएगा तो मैं समझा दूंगा ये क्वेश्चन कैसे होगा. ओके, क्वेश्चन 35 का ये समझाता हूँ आप लोग को बच्चों. फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस. ओके, तो रेट ऑफ पावर ट्रांसफर इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर. ओके, क्वेश्चन नंबर 35. फर्स्ट, रेट पावर transfer in the electrical circuit is called power. इसको आप ये भी कह सकते हो कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑफ द सर्किट. ओके, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो बच्चों. पावर का फार्मूला होता है V/I. हमें कह रहा है इस फॉर्म में डिफाइन किया, और इसका यूनिट होता है वॉट. ओके, वॉट होता है डोमेस्टिक में, एंड कमर्शियल में यूनिट होता है इसका, कमर्शियल में किलोवाट. ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट बता दिया मैंने आपको. एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डेजिग्नेटेड टू वर्क मेन वोल्टेज 220 वोल्ट एंड द ओवन कंज्यूम 11 यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 5 आवर्स. पहला पूछ रहा है पावर रेटिंग ऑफ द ओवन. ओके, पावर रेटिंग मतलब कि जो हमारा ओवन है कितना पावर कंज्यूम करता है. ओके, ये पूछ रहा है हमसे. और नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है करंट राउंड का. ओवन को कितना करंट चाहिए, फिर रेजिस्टेंस पूछ रहा है. ओके, तो पहला बताता हूँ बच्चों. फर्स्ट, पावर रेटिंग हमें निकालते हैं. हमें गिवन क्या है? V दे रखा है हमें 220 वोल्ट, टाइम दे रखा है 5 आवर, एंड कमर्शियल यूनिट दे रखा है इसका कंज्यूम करने का. कमर्शियल यूनिट
11 यूनिट। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 11 किलोवाट आवर। ओके, तो सबसे पहले इसका क्या करें, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, इस पावर रेटिंग आ जाएगा इसका, पावर रेटिंग 11 किलोवाट 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों, 2.2 किलोवाट आवर। ओके, किलोवाट यूनिट आवर से डिवाइड हो गया तो आवर खत्म हो जाएगा। तो ये इसका पावर रेटिंग हो गया बच्चों। अगर इसको वॉट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2200 वॉट आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट का आंसर हो गया बच्चों, ए का। बी क्या कह रहा है, करंट पूछ रहा है आपसे ओवन का। तो करंट का फॉर्मूला जानते हो, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई। पी जानते हो आप क्या है, 2200, और वी 220 इंटू आई। इसको डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 2200 एंड 220, 0 कट जाएगा, 10 एम्पियर। ओके, अब करंट आ गया तो आप तीसरा पार्ट भी निकाल सकते हो इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ओवन का क्या होगा। तो ओम्स लॉ जानते हो आप, V इक्वल टू आई आर। तो आर निकालना है आपको, तो क्या होगा, V अपॉन में आई। V की वैल्यू क्या है, 220, और आई हम निकाल चुके 10, तो कितना आ गया, 22 ओम। ओके, 3 हो गया बच्चों इसका। ओके बच्चों, वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं ये क्वेश्चन थोड़ी बार समझाता हूँ आपको, फिर आप खुद से ट्राई करना। ओके, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। कह रहा नेम 3 टेक्निक डिवाइस यूज टू ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड मेंशन साइड इफेक्ट। तो 3 तरह का जो हम डिवाइस यूज करते हैं या 3 टेक्निक यूज करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ओके, तो वो क्या होता है, वो हो गया सर्वाइकल कैप हो गया बच्चों। इसका साइड इफेक्ट होता है एक तरह से एलर्जिक होता है। ओके, और टॉक्सिक होता है ये कभी कभार। दूसरा हो गया IUD, जिसको हम कॉपर टी भी बोलते हैं। तो इंट्रा यूट्रल डिवाइस होता है, और जो ये वेजाइना के अंदर लगाया जाता है, सर्विक्स के अंदर। ओके, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, पेन होता है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ IUD एंड ईचिंग होता है बच्चों। ठीक है, तो आपको बस इतना ही बता देता हूँ, बाकी आप खुद से मत करना बच्चों। सर्वाइकल कैप हो गया, IUD मैं लिखा दिया था इसका फुल फॉर्म आपको, एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो। एंड फीमेल कॉन्डम भी हो सकता है, फीमेल कॉन्डम्स। ओके, इसका साइड इफेक्ट होता है ईचिंग होता है बच्चों वेजाइना के अंदर। ओके, तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर आप खुद से ट्राई करना बच्चों। जो इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूँ, एग्जाम में जरूर काम आएगा ये। देखो, ये आपको ऐसे दे देगा डेटा, एंड ये 3 क्वेश्चन दे रखा है, आपको सारे सॉल्व कर दूंगा, आप नेक्स्ट पता करना। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। देखो बच्चों, यहाँ पे डेटा दे रखा है। अब मेन अंडरलाइन करने वाला जो चीज़ है हमारे पास, ये है फोकल लेंथ, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो इसको आप मान लो इसका डबल, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, U। तो ये हमारा क्या है, F है, और ये हमारा U है। ओके, अब देखो बच्चों, मैं आपको कुछ समझाता हूँ। A मीटर के बाद में करता हूँ, फोकल लेंथ 20 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 45। मतलब कि 20 का डबल होता है 40। 40 कहाँ पे होता है, कर्वेचर पे। ओके, तो 40 से भी बियॉन्ड है, तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है बियॉन्ड द कर्वेचर रखा हुआ है। ओके, तो आप ऐसे भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। फर्स्ट केस में जो हमारा A मिरर है, मिरर A। ओके, तो ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस, एंड ये हमारा कर्वेचर है। ओके, तो आपको दे रखा है यहाँ पे ये कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 20 सेंटीमीटर होगा, एंड ये 40 सेंटीमीटर होगा। तो बियॉन्ड है तो इसके थोड़ी सी और आगे रखा हुआ है। ओके, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी बियॉन्ड रख देते हैं हम, यहाँ रख दिया हमने। ओके, अब देखो बच्चों, एक लाइट जाएगा पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होता है तो कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है हमारा। फोकस थोड़ी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो ये ऐसा कुछ पास करेगा। फिर दूसरा रे कहाँ से पास करेगा, कर्वेचर से। तो कर्वेचर से जैसे जाता है वैसे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो लगभग ये पैरेलल होता है बच्चों। ये लगभग डायग्राम थोड़ी सही नहीं बनाया मैंने, ये यहाँ पे कट कर रहा है ये। ओके, दोनों लाइट इस जगह पे कट कर रहा है, तो इमेज हमारा यहाँ बनता है बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, और छोटा बनता है इमेज। अब क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फर्स्ट केस का,
कह रहा है इन विच वन ऑफ द अब केस मिरर विल बी डिमिनिश्ड इमेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस केस में डिमिनिश ऑब्जेक्ट बनेगा? तो डिमिनिश ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में बनेगा बच्चों। ओके, केवल फर्स्ट केस में बनेगा। तो ये हो गया केस फर्स्ट, या मिरर ए diminished image formed। ओके, अब कह रहा है कि लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म इन केस 2। ओके, तो पहले बना के देखते हैं हम, फिर समझ जाएंगे कैसे बनेगा बच्चों। देखो, आप देख सकते हो कि ये फोकल लेंथ है हमारा 15 सेंटीमीटर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो 15 का डबल है। तो ये कहाँ पे? कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो कर्वेचर पे आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पर रखा गया है तो कर्वेचर पे ही बनता है और सेम साइज होता है। ओके, तो हमें देख के मालूम चल गया, आपको बनाता हूँ सेकेंड केस। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा कर्वेचर है। ओके, ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पर रखा गया है बच्चों। एक लाइन जाएगा पैरेलल। अब पैरेलल लाइन जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा सी से पास करता है। ओके, दूसरा लाइन जो होता है, दूसरा लाइन जो होगा पास करेगा कहाँ से? फोकस से। और फोकस से जो लाइन पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करता है? वो हमेशा पैरेलल प्रिंसिपल। देखो, लगभग उसी पे बन रहा है बच्चों। तो ये हमारा हो गया ए बी, और इसको हम नाम दे देते हैं, उल्टा बनता है तो इसको हम देते हैं बी और ए डैश। ओके, तो 2 इसका प्रॉपर्टी पूछा था। फर्स्ट हो गया सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इसका रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, क्योंकि उसी साइड बन रहा है जिधर हमारा इमेज है। ओके बच्चों, तीसरा समझाता हूँ आपको मैं। देखो, हमारा फोकल लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसका हमें फोकल लेंथ से आगे रखना है, अब पोल के आसपास रखना है, तो बीच में होगा। तो ये एक और केस बन गया बच्चों। ओके, तो इसमें क्या बनेगा ऐसे? एक बार फिर से पढ़ लो आप, फिर समझाता हूँ आपको मैं। थर्ड केस, ये हमारा पोल होता है बच्चों, ये हमारा फोकस होता है, और ये हमारा कर्वेचर होता है। ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, सॉरी ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस में होगा इधर है तो, और ये कहीं पे 20 पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं हम। पहला तो रे ऐसे जाएगा बच्चों, और ये ऐसे ऐसे करके पीछे से पास हो जाता है, ये गया रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ से पास होगा, तो आप जानते हो कि पोल से रे जिस एंगल में आता है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो अब इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? बिहाइंड द मिरर। ओके, और इन लार्ज साइज बनेगा। ये हमारा हो गया ए बी, एंड इसको नाम देते हैं हम ए डैश एंड बी डैश। ओके, ये इतना बड़ा साइज हो गया बच्चों इसका। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। नेचर हो गया वर्चुअल इरेक्ट, पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा बिहाइंड द मिरर। तीसरा इन लार्ज इमेज। ओके बच्चों, हो गया। अब एक न्यूमेरिकल भी दिया है, ये भी आपको समझा देता हूँ मैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू है। ओके, एंड फोकल लेंथ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो 12 का डबल, और फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगा ये पूछ रहा है आपसे। देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे हमें साफ साफ हिंट दिया, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दो आप, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है कॉनकेव में, तो 12 सेंटीमीटर, और यू भी नेगेटिव होता है तो -18 सेंटीमीटर। ओके, अब मिरर फार्मूला आप जानते हो क्या होता है? 1/v
प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसे इमेज डिस्टेंस निकाल लें, उसी से हमें मालूम चलेगा इसके फीचर के बारे में। तो इसको यहाँ भेज देता हूँ। तो 1/f माइनस 1/u इक्वल टू f की वैल्यू क्या है हमारे पास, -12, और ये माइनस में से प्लस हो जाएगा 18। इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 18 एंड 12 6, ये हो गया हमारा 3 2 3 1 2 2, कितना हो गया 6 एंड 36। ओके, तो कितना आ गया हमारे पास 36 एलसीएम, और इसको डिवाइड करेंगे 36 को -3 +2, तो v कितना आ गया बच्चों, -1/36 एंड v की वैल्यू आ गया -36 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आ गया नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो क्या होगा, नीचे इसका रियल इन्वर्टेड होगा बच्चों। ओके, और नेचर निकालोगे साइज के बारे में तो आप मैग्नीफिकेशन निकालो -v/u। ओके, तो -v माइनस में प्लस हो जाएगा 36 एंड 18, बड़ा आया तो इनलार्ज साइज बनेगा बच्चों। ओके, इनलार्ज साइज बनेगा, हो गया बच्चों। बच्चों अब ये आप देख लो, आप खुद से ट्राई करना बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। और आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने फ्रेंड्स दोस्तों को भेजो बच्चों। ओके, धन्यवाद बच्चों।